हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद। अब ये संविधान की प्रस्तावना सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हर किताब के पहले पेज पे ही लिखा रहता है। आइए हम सबको जानना भी इसका आवश्यक है कि जिस संविधान के तहत भारत चल रहा है उस संविधान के बारे में हम जानें और उसके जो आदर्श हैं, जो उसके सूत्र हैं, जो उसके मार्ग बताए गए हैं उसका पालन करें। हम लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं वो संविधान के आत्मा के अनुरूप बनाए जाते हैं, चाहे वो संसद द्वारा बनाए जाए या विधानसभा द्वारा बनाए जाए। उसमें संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो मूल भावना है वो सारे कानूनों में निहित रहती है। जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं संविधान के तहत, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, तो ये संविधान की प्रस्तावना हर आदमी को याद भी होना चाहिए। ये केवल हम लोगों को एक अवसर पर कि 26 नवंबर को ही प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, इसका शपथ लेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं भी हमको जानना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों को भी जानना चाहिए। और दूसरा चीज़, इसके प्रस्तावना में जो अर्थ निहित है उस अर्थ को भी हमको समझना चाहिए। जैसे इसका मैं अपनी ज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, अर्थात जो भारत का संविधान लिखा गया पूरे भारत की तरफ से लिखा गया। भले ही आप पढ़े होंगे कि इसके 389 सदस्यों ने मिलकर इसको अलग अलग समितियां बनाकर इस भारतीय संविधान की रचना की, जिसके ड्राफ्ट की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जितनी भी समितियां बनी, चाहे वो प्रस्तावना की समिति बनी हो, चाहे वो नागरिकता की समिति बनी हो, चाहे वो मौलिक अधिकारों की समिति बनी हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समिति बनी हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यों के चुनाव संबंधी समितियां बनी हो, जो भी संविधान के 22 भाग हैं, 22 भागों की अलग अलग समितियां बनी थी। तो ये मान कर चला गया कि ये पूरे भारत की जनता ने इस संविधान को बनाया है, अंगीकार किया है और उसको भारत में लागू किया गया है। तो हम भारत के लोग, पहला लाइन यही है कि ये जो संविधान बना ये पूरे भारतीयों की तरफ से बना। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने भारत को कैसा बनाना चाहते थे, जो संविधान सभा थी, जो हमारे पूरे भारत की जनता का नेतृत्व कर रही थी, वो हमारे संविधान को कैसा संविधान बनाना चाह रही थी। ये जो दूसरी लाइन है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, होल, पूरा, और प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, जो आप नागरिक शास्त्र अगर पढ़े होंगे, प्रभुसत्ता, संप्रभुता, सॉल्वेंटी, तो प्रभुत्व संपन्न वह देश होता है जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। आंतरिक रूप से सर्वोच्च का मतलब कि भारत का जो संघ होगा वो आंतरिक रूप से सर्वोच्च होगा, और बाह्य रूप से स्वतंत्र का मतलब वो किसी दूसरे देश की नीतियों को अपने देश में लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और उसका कोई भी स्टेट उससे स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकता है। इसको सॉल्वेंटी देश कहते हैं, प्रभुता संपन्न देश कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व देश कहते हैं। जैसा कि आप पढ़े होंगे इतिहास में, 1990 में सोवियत रूस के 13 टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? कि वहाँ की
उस समय जो संविधान की व्यवस्था थी, राज्यों को स्वतंत्र होने की, उसमें आजादी थी। राज्य कोई अपने को देश से अलग करना चाहता है तो अलग हो सकता है। भारत में व्यवस्था नहीं दी गई। भारत का कोई भी राज्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे स्टेट हो, वो भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। तो ऐसा देश जिसका कोई भी प्रदेश उससे अलग ना हो सके, और वह देश जो भारत के किसी भी, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, किसी की नीतियों को, या नाटो हो, कोई भी संस्था या कोई देश की नीतियों को लागू करने के लिए दबाव में ना आ जाए, ऐसे देश को संप्रभु देश कहते हैं। तो हमारी संविधान सभा ने हमारे भारत को प्रभुत्व संपन्न देश बनाया। दूसरा, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है जहाँ के आर्थिक भौतिक संसाधनों को समाज के हर तबके में बराबर बराबर बांटने का प्रयास किया जाए, यानी कि समाज के तबके के सभी लोगों को वो सारे अधिकार आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्राप्त हो जो किसी बड़े लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये समाजवादी विचारधारा है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जिसको आप बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत की सरकार किसी भी एक धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी, यानी कि तटस्थ रहेगी। तटस्थ रहना पंथ निरपेक्षता है, यानी कि हम सारे धर्मों को समान रूप से भारत में रहने देंगे, उनकी आस्था, उनके धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों का बढ़ावा देंगे, लेकिन किसी एक मजहब को हम बढ़ावा नहीं देंगे या किसी एक मजहब को हम दबाएंगे। तीसरा है लोकतंत्रात्मक, जो आप जानते हैं, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन है वही लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है। यानी कि जहाँ पर जनता के द्वारा वहाँ के शासकों का चुनाव होता है। गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो भले ही डायरेक्ट चुनाव उसका नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया। जबकि ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। तो ये गणराज्य का मतलब ये होता है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। और जो भारत में नागरिक हैं, भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं नागरिक, जिनका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 505 से लेकर 11 तक में वर्णन दिया गया, और दूसरे लोग रहते हैं गैर नागरिक, यानी कि जो विदेशी लोग, अप्रवासी लोग, जो भारत में आकर टूरिज्म के रूप में घूमने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। तो भारत में या किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक वहाँ के नागरिक और एक जो विदेशी नागरिक है। तो इसमें जो व्यवस्था दी गई है कि समस्त नागरिकों को, यानी कि ये जो अधिकार है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। कुछ अधिकार भारत में गैर नागरिकों को प्राप्त है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 से पढ़ते जाते हैं 32 तक, तो उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 21 है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कोई विदेशी भी भारत में आएगा तो अनुच्छेद 21 उसको भी प्राप्त है, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 5 अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकार में जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। लेकिन इसमें जो अधिकार की प्रस्तावना में बात की गई है केवल नागरिकों को, इसलिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है इसमें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार के आपकी स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमने आज दृढ़ संकल्प लिया है। प्रस्तावना में 3-4 लाइन और है कि इस संविधान को अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एक नीति मार्ग शुल्क सप्तमी 2006, यानी कि जो हिंदी कैलेंडर से उसका डेट था वो क्या था, नीति मार्ग शुल्क सप्तमी 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये नीचे के 3 लाइन जो इसमें अभी हम
शपथ लिए हैं उसमें नहीं दिया गया, क्योंकि वो चीज़ें कंटेंट्स के रूप में है कि कब हम अपने संविधान को स्वीकार किए। यानी कि वो दिन था 26 नवंबर 1949, नित मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006। वह दिन था जिस दिन को हमने अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित किया था, इनेक्ट किया था। तो उस 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कुछ प्रावधान उसी दिन भारतीय संविधान के देश में लागू कर दिए गए, बाकी और प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। क्योंकि चुनाव नज़दीक था तो चुनाव संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। शेष संविधान को 26 जनवरी 1930 की घटना को याद रखते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये मोटा मोटा हमारा उद्देश्य था कि आपको एक आइडिया दिमाग में बन जाए कि ये प्रस्तावना की शपथ हम लेते क्यों हैं और क्या आवश्यकता है। जब तक इसको हम आप पूरी तरह से समझ नहीं लेंगे, जो आईपीसी, जो सीआरपीसी, जो एविडेंस एक्ट, जो माइनर एक्ट, जो बीएनएसएस आप पढ़ रहे हैं, उसके कंसेप्ट में ये चीज़ों को ध्यान रखना है। जब हमारी संविधान किसी भी नागरिक को ये अधिकार देती है तो कोई भी कानून किसी व्यक्ति को हम बंदिश करते हैं कानूनों के तहत, तो उनके ये अधिकार वंचित करते हैं। अगर ये अधिकार हम वंचित करेंगे तो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी होंगे और मौलिक अधिकार उल्लंघन के दोषी होंगे। यानी कि जो सरकार ने संविधान के माध्यम से अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को प्रदान किया है, हम किसी भी कानून को लागू करते समय उन बातों को ध्यान रखें कि हमारी प्रस्तावना में ये चीज़ है और व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। इसको अगर किसी कानून, किसी एक्ट के तहत वंचित करते हैं उसके मौलिक अधिकारों को, मानवाधिकारों को, तो हम कहाँ तक वंचित कर सकते हैं, कहाँ तक हम सुरक्षित हैं और कानून के दायरे में काम करते हैं। तो हर आदमी की इससे अपेक्षा की जाती है। अगर आप अच्छे स्कूल में शुरू में पढ़े होंगे तो आपको जंगल मंगल के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी याद करा दी जाती है उसी समय, ताकि आने वाले समय में आप चाहे साइंस के स्टूडेंट रहें या आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट रहें, आपके मन मस्तिष्क में भारत सरकार, भारत का संविधान, भारत का कानून आपके दिमाग में बना रहे। तो चलिए, आपने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और